गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 के अंतर्गत बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप लोगों ने कुछ भागों में पढ़ा है कि नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है। आप लोगों ने डायग्राम के साथ उसके बारे में स्टडी कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें 3 घटनाएं पाई जाती हैं, निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना। तो मानव में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो लैंगिक जनन की अब घटनाओं को हम स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा निषेचन पूर्व घटना। पहला टॉपिक होगा स्टूडेंट्स निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, पूर्व घटना, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स। तो आपको हमने बताया था कि निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण होता है। फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में भी आप लोगों ने इस घटना को पढ़ा है। तो इसमें 2 मुख्य रूप से घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो निषेचन पूर्व घटना में आप लिख सकते हैं कि इस घटना में युग्मक जनन एवं युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले युग्मक जनन पढ़ेंगे, फिर युग्मक का स्थानांतरण। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स युग्मक जनन। यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा युग्मक जनन। युग्मक जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। याद रखेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। याद रखेंगे युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ लिख सकते हैं युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण होना स्टूडेंट क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। यह युग्मक जनन नर में अलग होता है, पुरुष में अलग होता है, अलग हेडिंग्स में पढ़ेंगे। और मादा में अलग होता है, स्त्री, मादा अर्थात स्त्री के अंतर्गत युग्मक जनन अलग होता है। तो इसमें इसको भी लिख सकते हैं, इस युग्मक जनन को पुरुष कोष्ठ में लिख सकते हैं नर में, युग्मक जनन को पुरुष में
शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि मादा में, मादा अर्थात स्त्री में युग्मक जनन को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन कोष्ठ में लिख सकते हैं जेनेसिस कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नर में इसे शुक्राणु जनन, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु होता है इसलिए शुक्राणु जनन कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं इसलिए उसको अंड जनन कहते हैं। तो युग्मक जनन को नर में अलग नाम से और मादा में अलग नाम से जानते हैं। तो अब हम युग्मक जनन को दो हेडिंगों में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे शुक्राणु जनन नर के अंतर्गत, उसके बाद युग्मक जनन में दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे युग्मक जनन को मादा में अंड जनन। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है युग्मक जनन में शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन अब पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुओं का बनना, शुक्राणुओं का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। तो इसमें भी नोट कर सकते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्राणुओं का निर्माण होना या बनना होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन कहलाता है। अब देखेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, किन कोशिकाओं से होता है। तो आपको हम नर जनन अंग तंत्र बताए थे, थोड़ा उसको रिपीट कर देते तो अब आपको समझ में आएगा। तो नर जनन अंग तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग वृषण कहते हैं, वृषण। तो थोड़ा वृषण का स्ट्रक्चर यहाँ पर बता देते हैं, जिसको टेस्टिस इंग्लिश में कहते हैं, टेस्टिस। वृषण का जो स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये हम सब बता रखे लेकिन यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम एक वृषण का स्ट्रक्चर आपके सामने खींच रहे हैं। यह एक वृषण का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपके सामने हमने खींचे हैं। ऐसे तो मानव में पुरुष के अंतर्गत वृषण एक जोड़ी होता है, वो हम सब बता रखे हैं। तो एक वृषण की संरचना बता रहे हैं जिसमें आप लोगों ने स्टडी किया था कि इसमें वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक वृषण में 250 होती है। प्रत्येक वृषण में 250 होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग केयरफुली ध्यान देंगे
आपके नीट वगैरह में ये सारे क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा ये हो गए वृषणीय पिंडक, वृषणीय पिंडक, ये वृषणीय पिंडक हो गए। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, वृषणीय पिंडक ये हो गया वृषण, वृषण तो वहाँ लिखे हुए, ये वृषण हो गया। टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये हो गई शुक्रजनक नलिकाएं, कितनी होती हैं? 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हो गई शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिका, नलिकाएं कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये भी हमने बताया था कि इसके किनारों में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के किनारों में एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिसको कहते हैं अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल, अंतराली कोशिका, अंतराली या लीडिंग कोशिका या लीडिंग कोशिका। तो यहाँ आप लोगों ने देखा इनका कार्य होता है नर हार्मोन का निर्माण करना, नर हार्मोन का श्रावण करना। तो अंतराली या लीडिंग कोशिका का कार्य होता है और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करना? श्रावण करना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्टडी कर चुके हैं। अब देखेंगे कि शुक्रजनक नलिका के अंतर्गत, यहाँ शुक्रजनक नलिका को हम बाहर निकाल रहे हैं, ये प्रत्येक में होते हैं, हम एक ही बनाए। तो शुक्रजनक नलिका को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये शुक्रजनक नलिका हो गई, सपोज दैट ये हो गई शुक्रजनक नलिका। अब शुक्रजनक नलिका के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है, इसको यहाँ से कट करके देखेंगे थोड़ा बड़ा करके। तो इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ऊपर का भाग हो गया, ये नीचे का भाग हो गया। दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक को हम क्रॉस से डिनोट कर दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं समझने के लिए, एक को क्रॉस से, एक को हम राउंड शेप दिखा रहे हैं। तो ये क्रॉस से जो देख रहे हैं आप लोग सेल्स को, क्रॉस से, इस सेल्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ये रिपीट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, पढ़ा चुके हैं। ये हो गई मध्य की कोशिका को कहते हैं, मध्य की कोशिका को कहते हैं इंग्लिश में आपको स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। याद रखेंगे, यहाँ तक आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, तभी ये शुक्राणु जनन समझ में आएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, एक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं, 250 वृषणीय पिंडक। प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, सर्टोली कोशिका और शुक्रजन कोशिका। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है शुक्रजन कोशिका में बन रहे शुक्राणुओं को पोषण देना, अर्थात शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो इस कोशिका को याद रखेंगे, क्योंकि जब हम शुक्राणु जनन पढ़ेंगे तो इसी कोशिका से शुक्राणुओं का फॉर्मेशन देखेंगे। तो शुक्रजन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देना। तो हम यहाँ पर अब अपने टॉपिक पे आते हैं शुक्राणु जनन पर, और वहाँ पर हम स्टडी करेंगे शुक्रजन कोशिका से स्टार्ट करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं।
हमको इसको ऊपर लिख देते, क्या है कि थोड़ा नीचे प्रॉब्लम होगी। याद रखेंगे हमारा टॉपिक है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर इंग्लिश वर्डों का यूज करेंगे। शुक्राणु जनन में आप लोगों ने देखा था, सर्वप्रथम शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई गई थी, जिसमें से हमने बताया था कि शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो उसमें से एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका। अब बताने की जरूरत नहीं है कि शुक्रजन कोशिका कहाँ पाई जाती है, कैसे कहाँ होती है। शुक्रजन कोशिका जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजन कोशिका शुक्रजनक नलिका में पाई जाती हैं। और इसमें होता है स्टूडेंट्स, इस कोशिका में सपोज दैट ये सेल है जिसका नाम है शुक्रजन कोशिका। इस कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होगा तो आपको पता है कि 2 सेल्स बनेंगी। यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 2 सेल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। तो यहाँ पर हम सपोज दैट मान लेते हैं कि 2n है, यहाँ कितने होंगे 2n ही होंगे। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिनोट कर रहे हैं 2n को। ये बनी है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब इस कोशिकाओं का नाम क्या पड़ा है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका इजी टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से आप लोग समझेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। एक कोशिका के बारे में जो घटना घटेगी वही दूसरी कोशिका के बारे में घटना घटेगी, तो एक ही के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, प्रथम मियोसिस फर्स्ट, जिसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही कोशिकाओं को ले चलते हैं पढ़ने के समझने के लिए। तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनेंगी स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे। याद रखेंगे क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, n की कंडीशंस में हो गए। अब इस कोशिका को कहते हैं, दोनों कोशिकाओं का नाम क्या है, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ आप लोगों ने देखा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अगुणित मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ, अगुणित द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। अब क्या होता है देखेंगे कि द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। तो यहाँ पर होगा स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन
द्वितीय सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। तो यहाँ पर 2 कोशिकाओं को ले रहे हैं, तो टोटल 4 4 8 कोशिकाएं बनेंगी, हम 2 ही पर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बनेंगी 2 कोशिकाएं और यहाँ पर भी बनेंगी 2 कोशिकाएं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स याद रखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ही, प्रथम में ही सिर्फ क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है, अर्थात हाफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री सेकेंड हुआ है, तो इसमें कोई गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखेंगे। इसके बाद ये बने हैं शुक्राणु प्रसु, जो ये कोशिकाएं बनी है इनको कहते हैं शुक्राणु प्रसु। शुक्राणु प्रसु, इंग्लिश में यदि बात किया जाए तो स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स इससे बने हैं और 4 इससे बनेंगे, टोटल 8। ऐसे ही हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, कई बिलियन यहाँ पर स्पर्म शुक्राणु बनते हैं। तो याद रखेंगे, यही शुक्राणु प्रसु, ये जो शुक्राणु प्रसु हैं, यह विकसित होंगे स्टूडेंट्स, तो किसका निर्माण करेंगे? शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शुक्राणुओं का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शुक्राणुओं का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। शुक्राणु प्रसु विकसित होकर ढेर सारे शुक्राणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारा टॉपिक क्या था? ये हो गए शुक्राणु। शुक्राणु जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। नर युग्मक यही है। तो याद रखेंगे, शुक्राणु जनन में किसे कहते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्राणु जनन कहलाता है। सर्वप्रथम, इसको रिपीट कर देते हैं, सर्वप्रथम शुक्रजनक नलिका में 2 कोशिकाएं होती हैं। एक सर्टोली कोशिका जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देती है, दूसरी शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में शुक्रजन कोशिका में सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसके बाद द्वितीयक शुक्रजन कोशिका अर्थात सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री हुआ है इसलिए अगुणित होती है। इसके बाद द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है और 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, अगुणित ही होते हैं, जिन कोशिकाओं को शुक्राणु प्रसु कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। यह जो शुक्राणु प्रसु होते हैं विकसित होकर इनमें चेंजेस होता है, बदलाव होता है, बड़े हो जाते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, अर्थात शुक्राणु प्रसु विकसित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट शुक्राणु जनन। आगे देखेंगे एक शुक्राणु की संरचना, तो हमारा इसके बाद का टॉपिक होगा शुक्राणु की संरचना। ये सारी चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे, आपको इससे बहुत फायदे होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जानकारी के भी दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना।
शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। तो बनाएंगे हमारे साथ में, बहुत इजी है। सबसे पहले हेड रीजियन को बनाएंगे। उसके बाद इसके नेक को बनाएंगे। ये टेल हो गई इसकी। यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, यहाँ पर माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ये माइटोकांड्रिया यहाँ पाए जाते हैं। ये माइटोकांड्रिया हैं, माइटोकांड्रिया। यह इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और यह इसका एक्रोसोम होता है, अग्रपिंडक। यह अग्रपिंडक होता है। अग्रपिंडक जिसको कहते हैं, ये अग्रपिंडक कहते हैं, अग्रपिंडक। अग्रपिंडक, एक्रोसोम। पहले नामकरण कर लेते हैं, तब इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे इसके वर्क को। ये हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक जिसको न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं, न्यूक्लियस। इसमें इसका जीव द्रव्य होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। आगे ये जो होता है नेक, नेक कहलाता है। तो नेक के नीचे वाले भाग को देखेंगे, ये होता है स्टूडेंट्स माइटोकांड्रिया, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जिसको इंग्लिश में माइटोकांड्रिया कहते हैं, माइटोकांड्रिया। जिसकी संख्या 10 से 14 होती, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिसकी संख्या 10 से 14 होती, हमने 6 ही बनाया है। यह एक लंबी होती है स्टूडेंट पूंछ। पूंछ यहाँ से इसको एनर्जी मिलती है इसको रेंगने के लिए, शुक्राणु को। माइटोकांड्रिया से इसको ऊर्जा प्रदान होता है। याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि
इसका ये हेड रीजियन है, हेड पीस कहते हैं इसको, हेड पीस। हेड पीस 3 भागों में बांटा गया है इसको। ये हेड पीस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो गया मिडिल पीस, मिडिल पीस, मिडिल पीस हो गया अग्रभाग, अग्रभाग, मध्य भाग, मध्य भाग, और एक लंबी क्या होती है स्टूडेंट्स, पूंछ होती है। तीसरा होता है एंड रीजन, अर्थात पूंछ होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में टेल कहते हैं। एक टेल होती है लंबी। अब देखेंगे इसका वर्क हम बता देते हैं। अग्रभाग में, अग्रभाग के में सबसे शीर्ष वाले भाग में अग्रपिंडक पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। शुक्राणु के सबसे अग्रभाग में, शीर्ष भाग में अग्रपिंडक पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, जिसका निर्माण गाल्जी काय से होता है। याद रखेंगे, जिसका निर्माण गाल्जी काय से होता है। यह एक्रोसोम जब यह शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो यह अंडाणु का जो फॉलिकल लेयर होती है इसको तोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु के जो लेयर होती है उसको तोड़ने में शुक्राणु को मदद करते हैं। तो अग्रपिंडक में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु के अंतर्गत पहुंचने में इसका हेल्प करते हैं। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अलावा इसमें जीव द्रव्य भी होता है। आगे ये हो गया अग्रभाग के बारे में। मध्य भाग के बारे में देखेंगे कि मध्य भाग में क्या होता है स्टूडेंट, तो माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया इसको ऊर्जा प्रदान करता है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। और यह शुक्राणु अंडाणु के पास कैसे पहुंचता है, क्योंकि उसमें एक लंबी पूंछ पाई जाती है जिसके द्वारा ये गमन करते हुए अंडाणु के पास पहुंचता है। तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसी माइटोकांड्रिया से। तो मध्य भाग में माइटोकांड्रिया पाई जाती है जिसकी संख्या 10 से 14 होती है, जो इसको ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। और यह इस पूंछ की सहारे, एक लंबी पूंछ होती है, इसके सहारे यह क्या करता है, गमन करता है, गति करते हुए गर्भाशय के द्वारा अंडाणु के पास पहुंचता है। तो यह एक शुक्राणु की संरचना रही स्टूडेंट्स। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 60 माइक्रोमीटर होती है, 60 माइक्रोन मीटर होती है इसकी जो लेंथ होती है, टोटली लेंथ। तो ये भी याद रखेंगे। जो शुक्राणु होता है उसका अग्रभाग में अग्रपिंडक, केंद्रक और जीवद्रव्य होता है। मध्य भाग में सूत्रकणिका होता है जिसको माइटोकांड्रिया कहते हैं, एक लंबी पूंछ होती है। बस यह एक शुक्राणु की संरचना रही। आगे हम अंड जनन के बारे में स्टडी करेंगे। अब यहीं तक इसको रहने देते हैं। और आपको यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।